मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक न्यू कॉम्बिनेशन है डीएनए का, जिसमें हम कोई भी एलियन डीएनए को होस्ट के डीएनए में ऐड कर देते हैं। और इसके लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, for example restriction enzyme, polymerase enzymes, ligases, vector and the host organism. Now we will study these tools. The first tool is restriction enzymes. In the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of the bacteriophage in E. coli or Escherichia coli were isolated. One of these added methyl groups to DNA, while the other cut DNA. The latter was called restriction endonuclease. 1963 में साइंटिस्ट ने दो एंजाइम डिस्कवर करे जो कि एस्चेरिशिया कोलाई में क्या करते थे, बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे, एस्चेरिशिया कोलाई से आइसोलेट करें। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, उसमें से जो पहला एंजाइम था वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था डीएनए में, वाइल द अदर कट डीएनए, और दूसरा डीएनए को कट करता है। तो हम इसको जो दूसरे वाले एंजाइम को हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा। बेसिकली ये एक सिस्टम है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन का। तो इनमें दो एंजाइम है। तो पहला जो है एंजाइम मॉडिफिकेशन का एंजाइम है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो इससे एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए पे काम नहीं कर पाता जो कि मॉडिफाइड है, जिस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब दूसरा डीएनए कौन बचा, बैक्टीरियोफाज का डीएनए बचा। तो अब ये किस पे काम करेगा, बैक्टीरियोफाज के डीएनए पे काम करेगा और उसको कट कर देगा। तो इस तरीके से ये एक ग्रुप एंजाइम का सिस्टम है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और ये बैक्टीरिया में क्यों है, ये बैक्टीरिया को पैथोजन से प्रोटेक्शन देने के लिए है। जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया की बॉडी में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को डिफरेंट पैथोजन से क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये इसमें आ गया है कि आपका मिथाइल वर्ड। तो ये मिथाइल जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है। दूसरा आ गया आपका ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग। तो इस तरीके से ये दो काम करता है। फर्स्ट इज मिथाइलेशन ऑफ द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, एंड सेकंड द रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई। तो ये दो एंजाइम एक ग्रुप बना करके काम करते हैं। The first restriction endonuclease Hind2, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This specific base sequences is known as recognition sequences for Hind2. Beside Hind2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of the bacteria, for each of which recognize different recognition sequences. अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, जैसे कि आपकी बुक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम Hind2 का नाम दिया है, तो Hind2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है, उससे आइसोलेट किया गया। और डी जो लेटर है वो इसका बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, और सेकेंड नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया। तो ये डीएनए पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अपना काम करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको ये आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर Hind2। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वहाँ पर ये क्या करेगा, अपना जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। पहले रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, और वहाँ पर दो पर्टिकुलर बेस के बीच में शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब हम इसमें दिया कि व्हाट आर द मेथड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस एंजाइम। तो इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस, एंड द सेकेंड 2 लेटर कम फ्रॉम द स्पीशीज़ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। तो अब जैसे हमने एंजाइम लिखा है, Hind2 एंजाइम लिखा है, तो इसमें H कहाँ से आया, बैक्टीरिया के नाम जीनस से आया, हीमोफिलस।
और आई इनके इन्फ्लुएंजी से आया, डी उसका स्ट्रेन है, और सेकंड नंबर पे इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया। या इसका मतलब क्या है, हिंड 1 एक एंजाइम और होगा जिसको फर्स्ट नंबर पे आइसोलेट किया गया। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है EcoR1, तो ये जो एंजाइम है ये एस्चेरिशिया कोलाई RY13 से एक्सट्रैक्ट किया गया है या आइसोलेट किया गया है। अच्छा, ई एस्चेरिशिया से आया, CO कोलाई से आया, और R उसका स्ट्रेन है, और ये इस एंजाइम को फर्स्ट नंबर पे आइसोलेट किया गया। जो रोमन नंबर, फॉलोइंग द नेम इंडिकेट the order in which the enzyme were isolated from the strain of the bacteria. Restriction enzyme belong to a larger class of enzyme called nucleases. These are the two kinds, exonucleases and endonucleases. Exonucleases remove nucleotide from the end of the DNA, whereas endonucleases make cuts at specific position विद इन द DNA। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंजाइम का ग्रुप है जिसको कि हम पूरा न्यूक्लियसेस कहते हैं, और न्यूक्लियसेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, ऐसे एंजाइम का ग्रुप है। तो न्यूक्लियसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस। जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं वो कॉर्नर से DNA को कट करते हैं, या तो राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर, तो एक एक बेस को क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते चले जाते हैं। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, DNA को बीच से कट करते हैं, कहीं पर भी बीच में जो इनका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर दो बेस के बीच में कट लगाते हैं। तो जैसे सपोज़ आपके पास 50 न्यूक्लियोटाइड का कोई सीक्वेंस है और एंडोन्यूक्लियस 24th न्यूक्लियोटाइड पे कट लगाता है, तो एक तरफ हमारे पास 24 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ जाएगा, फ्रैगमेंट आ जाएगा, दूसरी तरफ 26 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से दो टुकड़ों में DNA डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस। Once it finds the specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. अब जैसे DNA की दो स्ट्रैंड है तो ये अपना पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन को डिवाइड करता है। जैसे कि अभी हमें इस एग्जांपल में देखेंगे एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब इसका जो सीक्वेंस है जहाँ पर ये जिसको ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, GAATTC, ये इसका रिकॉग्निशन है 6 बेस पेयर का। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसने इसमें वेक्टर DNA में भी इसी को आइडेंटिफाई करा, और ये हमारा कोई फॉरेन DNA है, हमारा एलियन DNA जिसको कि ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, वहाँ भी ये GAATTC को इसने आइडेंटिफाई करा इस तरीके से। और हम देखते हैं G और A दो बेस हैं, इनके बीच में ये कट लगाता है, जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे ये कट लगाएगा, नीचे भी इसी तरीके से एरो हैं वहाँ पे ये कट लगाएगा, इस साइड भी अगर आप देखो तो यहाँ भी ये एरो है तो ये यहाँ पर कट लगाएगा, ये देखो फॉरेन में भी ये यहीं पे तो मतलब इसकी पोजीशन फिक्स है जहाँ जिसको इसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है और GA के बीच में कट लगाना है। जब ये GA के बीच में कट लगा देता है, अब हमें क्या मिलेगा, नाउ वी गेट द स्टिकी एंड। अब हमें ये स्टिकी एंड मिल गए, ये देखो एक हमें स्टिकी एंड मिला TTAA, फर्स्ट वाला बेस तो इसने न्यूक्लियोटाइड तो अलग हो गया, G और C अलग हो गया, तो हमें ये 4 बेस का स्टिकी एंड मिल गया। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमें सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इनके बीच में हो जाएगी। हमें अब जहाँ T के साथ A की, T के साथ A की, A के साथ T की, A के साथ T की, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड और हमारा दोनों के स्टिकी एंड के बीच में हो जाएगी वेक्टर DNA और फॉरेन DNA के बीच में। और जब ये बेस पेयरिंग हम लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस, तो अब हमें ये जो DNA मिला दैट इज़ द रिकॉम्बिनेंट DNA। इसमें क्या हुआ, ये फॉरेन वाला DNA ऐड हो गया। यही तुम्हारी इसमें फिगर में लिखा हुआ स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1। अच्छा, अब ये जो इसका ये डबल स्ट्रैंड में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, तो अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं कि ये एक लेटर का ग्रुप है जिसको हम चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें तो हमें सेम वर्ड मिलता है। जैसे कि हम मलयालम की बात करते हैं MALAYALAM, अब इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो अभी हमें मलयालम मिलेगा, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तब भी हमें मलयालम मिलेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोमिक वर्ड पैलिंड्रोम कहते हैं।
बोथ डायरेक्शन में हमें सेम वर्ड मिलता है। तो अब डीएनए में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है। तो अगर हम इसके डबल स्ट्रैंड में जब बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये सपोज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का 5' to 3' पे जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पढ़ेंगे हमें GAATTC सीक्वेंस मिलेगा। अब फिर हम 5' to 3' डायरेक्शन में नीचे के स्टैंड में पढ़ेंगे तब भी हमें सेम सीक्वेंस मिलेगा, GAATTC। अब ये G और A के बीच में कट लगाएगा तो हमें स्टिकी एंड मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो थोड़ा सा दूर हट के काम करते हैं तो हमें स्टिकी एंड मिल जाता है। अगर देखो सेंटर से काटेगा तो हमें स्टिकी एंड नहीं मिल पाएंगे, दोनों सेम हो गया तो स्टिकी एंड तो हमें नहीं मिलेंगे। बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव ए सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। तो इस तरीके से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एंड पे मिल जाता है। देर आर overhanging stretches called the sticky end of each strand. These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. This stickiness of the end facilitates the action of the enzyme DNA linkage. तो ये जो sticky end बनते हैं इसके ऊपर जो DNA एंजाइम लिगेज एंजाइम होता है वो आसानी से काम कर पाता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेते हैं। Restriction endonuclease are used in genetic engineering to form recombinant DNA molecule of DNA which are composed of DNA from different sources genome। ठीक है, ये अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसमें जो डीएनए होता है वो डिफरेंट सोर्स से लिया जाता है। अब हो सकता है इसमें वेक्टर जो फॉरेन डीएनए है तो उसमें होस्ट में डाल रहे हैं हम, तो हो सकता है 2 फॉरेन डीएनए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तुम्हारी बुक में एक का एग्जाम्पल दिया है कि हमने एक फॉरेन डीएनए को इसमें वेक्टर डीएनए में डाला है। व्हेन cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together using the DNA ligase। अब देखो ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, जब बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है, तो उसमें हमने क्या करा, एक कट लगाया तो उसके दोनों एंड को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसके बीच में हम फॉरेन डीएनए को ऐड कर देंगे डीएनए लिगेज की हेल्प से, तो ये हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब हम इसको बैक्टीरिया की सेल में डाल देंगे, बैक्टीरिया की सेल को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड होगी तो ये वेक्टर डीएनए भी डिवाइड होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड होगा और हमें इसकी मल्टीपल कॉपी मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इस जीन की क्लोनिंग हो गई, उसने अपने डिफरेंट कॉपी बना लिए। You may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। अगर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए को एक ही हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ना काटें तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक ही उससे काटेंगे, क्योंकि दोनों के पास सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ पर आइडेंटिफाई होगा तभी तो हमारे पास हमें ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिलेंगे और तभी वो दोनों आपस में जुड़ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं और किस तरीके से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।